और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में इस वक्त जो अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने इस्तीफा देने से यू टर्न ले लिया है। और मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की जो खबरें चल रही थी, सेना और सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति थी, उस पर और विस्तार पूर्वक जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी मौजूद हैं। अंकुर, बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने रहेंगे। हाँ, बेसिकली ये खबर थी कि शायद जो फ़ौज के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो बेहद ही अंदर खाने, मतलब ये बातें थी कि ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अब लगता है कि शायद थोड़ा सा उन्हें ग्रेस पीरियड मिल गया है। अब सवाल ये है कि ये कितने दिन चलेगा, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में भी एक तरफ, पाकिस्तान में भी यही हालात हैं। फ़ौज और सिविलियन गवर्नमेंट मिलके कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते रहते हैं। वहीं बांग्लादेश में भी अगर हालात बेकाबू हुए तो कहीं ना कहीं फिर सोचना पड़ेगा कि देखो, भारत के दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों में कहीं ना कहीं फ़ौज का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है जी। तो मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो बांग्लादेश के जो जनरल हैं आर्मी के, जनरल जमा, उनका कहना ये है कि जो मोहम्मद यूनिस है कहीं ना कहीं अपने रास्ते चल रहे थे। यानी उनके मन में ये लगता था कि फ़ौज को कुछ फैसलों में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और ख़ास तौर पे जो रखाइन कुछ भी बोलिए आप, उसकी प्रोनाउंसिएशन एक अलग सा वर्ड है। तो रखाइन कॉरिडोर को लेके जो मोहम्मद यूनिस ने फैसला किया कि जो म्यांमार के, बर्मा के जो रोहिंग्या है, उनके लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसमें बांग्लादेश से, अमेरिका से जो एड है वो वहाँ तक पहुँचेगी। तो इसको लेके फ़ौज ने अपनी आपत्तियाँ जताई और उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये टकराव हुआ दोनों के बीच में, फ़ौज के बीच में और मोहम्मद यूनुस के बीच में, तो फिर ये खबरें आने लगी कि सब कुछ ठीक नहीं है। दूसरा टकराव का मुद्दा है इलेक्शन। दिसंबर 2025 में इलेक्शन होना है। फ़ौज ने कहा था कि भाई हम इलेक्शन कराएंगे। मोहम्मद यूनुस इसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि 2026 में, जून में या उसके बाद एक तय तारीख की जाए, उससे पहले कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। लेकिन फ़ौज का कहना ये है कि हम इसे लंबा नहीं खींच सकते। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं, दो अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर टकराव है। अब रखाइन कॉरिडोर के बारे में जब आप एक अगला सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो फिलहाल जो है, मतलब एक मोटी स्थिति ये है कि जो फ़ौज के साथ और मोहम्मद यूनुस के बीच में ऑल इज़ गुड था, वो ऑल इज़ गुड नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि अभी अंतरिम सरकार के ये मुखिया बने रहेंगे। लेकिन आपने सेना का जिक्र किया, पाकिस्तान में भी वही स्थिति है, स्वाभाविक है। लेकिन सेना की तरफ से जो उनके जनरल का जो जवाब आया वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, वो लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था अंतरिम सरकार का सलाहकार और वो खुद को प्रधानमंत्री मान बैठे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ौज का हाथ भी था। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद यूनुस खुद से बन बैठे, कहीं ना कहीं फ़ौज का सपोर्ट था। और देखिए, दोनों भी, जहाँ भी इस्लामिक मुल्क है वहाँ ये थोड़ी सी ट्रेजेडी रहती है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मिस्र हो, इजिप्ट हो, कहीं भी आप ले, कि कहीं ना कहीं फ़ौज को जैसे ही थोड़ा सा वैक्यूम फिल करने का मौका मिलता है, फ़ौज वहाँ पे कमांड हासिल कर लेती है। अब अगर हम बात करें रखाइन कॉरिडोर की, रखाइन कॉरिडोर बेसिकली अमेरिका प्रपोज करता है। अमेरिका चाहता है कि जो रोहिंग्या का इशू है उसको बांग्लादेश सुलटा ले, हम तक ना पहुँचे। लेकिन वहाँ पर एक पोर्ट भी है, उसको लेके चीन के साथ तनातनी है। और जनरल जमा चीन के करीबी माने जाते हैं, तो वो चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं पोर्ट पे जो कॉरिडोर की वजह से पोर्ट डिस्टर्ब होगा, तो वो चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि उन्होंने इसका अपोज किया है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ अवामी लीग सरकार जाने के बाद, करीब 11,000 लोगों के पास अभी भी केस चल रहे हैं, आधे लोग जेल में भी हैं। तो जमा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका भी हल निकले, क्योंकि जमा को लगता है कि काफ़ी कम लोगों को पता है कि वो शेख हसीना के रिश्तेदार भी है। तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर वैसे है कि चलिए ठीक है, 11,000 लोग पकड़े गए हैं, उनका कुछ ना कुछ हो। लेकिन मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि बिल्कुल कि अवामी लीग के जितने भी सपोर्टर हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो बांग्लादेश में जो पावर ऑफ बैलेंस है फिलहाल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस आज नहीं तो कल इनके दिन पूरे होने वाले हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरा है चीन। एक बात, अभी जो हाल में चुनाव बांग्लादेश में होने हैं, वहाँ के चुनाव फिर आप कैसे देखते हैं, कैसे संभव होगा? सेना अपनी तरफ अपनी बात रख रही है, मोहम्मद यूनुस कुछ चाह रहे हैं कि उनको ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए बिना चुनाव के। ऐसे हालात में चुनाव कैसे होंगे? देखिए, इसमें यूएस का भी दखल होगा, यूएस का भी दखल है।
तो अब देखना होगा कि जो फौज है वो किस तरफ, लेकिन फौज को चीन का भी सपोर्ट है। तो जो एक तरफ चीन को सपोर्ट कर रही है फौज, और दूसरी तरफ अमेरिका मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रही है, तो ये तनातनी है। अब ये तनातनी में मुझे ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन है वो मान के चलिए कि अभी दिसंबर में तो होने नहीं मुश्किल है, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ों को सुलटाना आसान नहीं होगा। और जून में जनरल जमा को इंडिया भी आना था, लेकिन चीन ने उनको पहले बुला लिया, तो चीन पहले जा रहे हैं। तो इससे कहीं भारत के साथ भी जो ताल्लुकात हैं पिछले दिनों से वो ख़राब हुए हैं। तो इलेक्शन तो अभी नहीं दिखाई दे रहे। सवाल ये है कि चीन की पॉलिसी जीतेगी या अमेरिका की, दोनों में से किसी एक मुल्क की पॉलिसी जीतेगी वहाँ पे, उसके हिसाब से ही काम होगा। बांग्लादेश में जब भी चुनाव हुए, जब तक शेख हसीना वहाँ सरकार में थी, तो अक्सर ऐसा देखा जाता था कि चुनाव के एक आध महीने पहले या जब तक वहाँ के हिसाब से आचार संहिता नहीं लगती, तब तक वो एक आध चक्कर भारत ज़रूर लगाती थी। लेकिन अगर अब चुनाव होते हैं बांग्लादेश में, तो भारत की क्या भूमिका देखते हैं आप वहाँ पर? देखिए, भारत ने दबाव बनाना शुरू किया है पिछले 6 महीने से। उन्होंने साफ साफ मैसेजिंग भी दी है, कई तरीके से मैसेजिंग दी है कि आप जो कर रहे हैं, खासतौर पर मोहम्मद यूनुस, अमेरिका के कहने में वो ठीक नहीं है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। तो भारत तो अपने हिसाब से करेगा ही। आगे जितना भी स्क्रू टाइट करना होगा बांग्लादेश का, वो भी किया जाएगा, इधर दैट वे और इधर दिस वे। लेकिन जो फौज है, फौज को अभी भी माना जाता है कि वो चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव है। जो उनके जनरल हैं, मोहम्मद यूनुस का अमेरिका की तरफ झुकाव है। तो अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि इनको कुछ अकल आई हो। अकल इन द सेंस कि इनको लगा हो कि भारत के साथ संबंध ठीक किए जाएं। तो जब तक भारत के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे, तब तक उम्मीद करना कि बांग्लादेश में कुछ रिफॉर्म आएगा, कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो मुश्किल है। खतरा इस बात का है कि जो इस्लामिस्ट है, जो वहाँ कट्टरपंथी इस्लामी है, इस्लामिस्ट जो विचारधारा के लोग हैं, वो सत्ता में ना आ जाए। अब आपकी बात से मुझे एक, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत कहते हैं कि पड़ोसी से बना के रखनी चाहिए, क्योंकि किसी मुसीबत में पहले पड़ोसी आएगा, रिश्तेदार बाद में आएंगे। ये बात हमारी अक्सर जब चर्चा होती है गली मोहल्ले या परिवार में, तो ये चर्चा में अक्सर आता है। भारत के साथ अगर बांग्लादेश ने बिगाड़ लिया, और इन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका को अगर वो मोहम्मद यूनुस अपना सो कॉल्ड पिता मान रहे हैं, या चाइना को अगर वहाँ के जनरल अपना पिता मान रहे हैं, तो वो तो बहुत बाद में आएंगे। सबसे नज़दीकी पड़ोसी तो भारत है। नहीं, बिल्कुल, ये पड़ोसी क्या, बहुत सारी चीज़ों में बांग्लादेश डिपेंडेंट भी है। देखिए, बांग्लादेश इंडिया के पोर्ट यूज़ करता है, बिजली बांग्लादेश में इंडिया से जाती है, और इंडिया से बहुत सारी मोटरसाइकिल, टेलीकॉम, इस सेक्टर में बड़ा निवेश किया है इंडिया ने। तो इनको समझना होगा। हालांकि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उन्होंने बहुत अत्याचार किए, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। देखिए, इनको समझ में देर सवेर समझ में आना पड़ेगा कि देखिए, इंडिया के साथ आप ताल्लुकात ख़राब करके आगे नहीं बढ़ सकते। चीन के साथ प्रॉक्सिमिटी बनाए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन के साथ अपने संबंध और म्यांमार के साथ अपने संबंध, वो संबंधों की जो कॉस्ट होगी वो इंडिया नहीं हो सकती। तो इंडिया के साथ इन्हें देर सवेर अपने संबंध बेहतर करने पड़ेंगे निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि जो सरकार का एक अनस्टेबिलिटी का जो दौर चल रहा है, इसकी वजह से भी उनकी माइंड की भी अनस्टेबिलिटी चल रही है, मेंटली वो भी लोग भी अनस्टेबल है। क्योंकि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ऐसे हालत में अगर एशिया के कुछ एक देश जो गिने चुने देश हैं, अगर बांग्लादेश उनमें अपनी मौजूदगी देखना चाहता है, तो भारत के साथ जरूरी है रिश्ते। की अभी जीडीपी इतनी शानदार थी शेख हसीना के टाइम पे, टेक्सटाइल में शानदार काम कर रहे थे, जीडीपी बढ़िया थी, और उसको एशियन टाइगर बोले जाने लगा था, जो ग्रोथ हो रही थी। लेकिन अचानक से जब ये आंदोलन हुआ छात्रों का, जिसमें कहीं ना कहीं बाहर के एक्टर्स ने भी काम किया, इसको हवा दी, उसके बाद ये पूरा गेम हुआ। और खासतौर पे इसमें आरोप तो सीधे सीधे में CIA पे, मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, सब लोग कहते हैं अमेरिका पे लगे हैं कि अमेरिका ने वहाँ तख्ता पलट कराया है। भारत के साथ बेहतरीन संबंध थे शेख हसीना के, लेकिन अब जो हालात हैं, अब इकोनॉमिकली भी बांग्लादेश नीचे जा रहा है। अब जो इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर्स आप देखेंगे, वहाँ भी मोहम्मद यूनुस अपने आप को लाख बैंकर कहें, रूरल इकोनॉमिस्ट कहें, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की जो इकोनॉमी के लिए आर्थिक हालात है वो बेहतर नहीं है। अवार्ड विनर होंगे, लेकिन वो भारत के साथ, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारी चीज़ें जो बांग्लादेश में वो मुझे लगता है कि वो पूरा जीवन लगा के बनाएंगे। भारत के बाजार ऐसे हैं कि वो उसे एकदम अब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन भारत का बाजार ना मिलने की वजह से जो आप समस्या बता रहे हैं, शायद वो इस वजह से भी उठ रही है। और एक रोहिंग्या का आपने जिक्र किया था, मैं ये जानना चाहूँगा, जो वो स्पेशल कॉरिडोर वाला मसला है, उसकी क्या आवश्यकता है? जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्या उस कॉरिडोर को बना करके बांग्लादेश कुछ संदेश देना चाहता है? बेसिकली ये अमेरिका के कहने पे कर रहा है। रोहिंग्या का इशू बांग्लादेश में भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन रोहिंग्या की वहाँ भी रहती है, कुछ भारत में भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। बर्मा
अभी भी रोहिंग्या को सेटल नहीं कर पाया है, उनको नॉन स्टेट मानता है। नॉन स्टेट का मेरा मतलब है कि म्यांमार जो है उनको अपने देश का नागरिक नहीं मानता। तो जब एक बड़ी पॉपुलेशन म्यांमार में रह रही हो तो उसको लेकर बांग्लादेश चाहता है कि इनका सेटलमेंट हो, तो वो सेटलमेंट को लेके अमेरिका का दबाव है, क्योंकि म्यांमार का इशू कहीं ना कहीं इंटरनेशनल भी हो चुका है। तो उसको लेके बांग्लादेश की जो ये मोहम्मद यूनिस जो कि अमेरिका के करीबी भी हैं डीप स्टेट के, तो वो एक कॉरिडोर बनाना चाहते थे ताकि वहाँ तक एड पहुँच सके। तो आर्मी जो है वहाँ की वो कहती है कि अगर हमने एड दी तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में कुछ लोग आ सकते हैं जो रोहिंग्या हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चीन नहीं चाहता कि ये कॉरिडोर बने, क्योंकि चीन को लगता है कि ये कॉरिडोर का इस्तेमाल अमेरिका करेगा और अमेरिका के बेस अमेरिका का बेस भी, अमेरिका वहाँ पे बेस भी बनाना चाहता है बांग्लादेश में। तो एक तो पूरा कॉरिडोर मिल जाएगा एड के नाम पे, फिर दूसरा अमेरिका का बेस वहाँ बनना वो चीन को मंजूर नहीं है। और इंडिया की भी पोजीशन कमोबेश यही है, इंडिया भी नहीं चाहता कि यहाँ पे बांग्लादेश में कोई अमेरिकन बेस बने, निश्चित रूप से। निश्चित रूप। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को लेके भारत का विरोध भी है, चीन का विरोध भी है, लेकिन फिलहाल वो चीन की बात ज़्यादा मान रहे हैं, पाकिस्तान के जो फौज के जनरल हैं। तो यही वजह है कि अभी ये सिचुएशन इस तरह मामला फंसा हुआ है। निश्चित रूप से। और बहुत शुक्रिया अंकुर आपका इस पर बातचीत करने के लिए, और बहुत ही आसान शब्दों में आपने ये पूरा विषय क्लैरिफाई किया। लेकिन मुझे लगता है कि चुनावों पर हमें एक और विस्तार पूर्वक वीडियो बनाना चाहिए, बांग्लादेश के चुनाव किन हालातों में होंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए ये अभी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि यूनुस खान ने यू टर्न ले लिया है सेना का, और मोहम्मद यूनुस का, माफ़ कीजिएगा, जो एंगल है वो अपना एंगल है। दोनों मजबूत धुरी की तरह से पकड़े हुए हैं दोनों छोरों को। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो किस ओर जाती है। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें, वीडियो पसंद करें तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को। आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा। धन्यवाद।